सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर एलीट। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के बारे में और एमपीपीएससी का टेस्ट सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, उसमें भी हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इसमें भी हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ज्यादा क्वेश्चन लीजिए। देखिए, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है जिस कारण से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने सोचा है कि 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बने ताकि आप एक बार में पूरा वीडियो देख पाए, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो मैं बना सकता हूं, मैंने बनाए भी हैं। तो उनको बनाने पर जो है लोग जो है वीडियो बोर होने लगते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो हम ज्यादा वीडियो लाएंगे, हम 50-100 टेस्ट सीरीज ले आएंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन वो है यहाँ पे फर्स्ट वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सच है। तो पहला ऑप्शन है कि संविधान का प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो नागरिकता चुनाव अंतरिम संसद अस्थायी और अवस्था परिवर्तन कालिक, ठीक है, शक्तियों से संबंधित जो प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। ये भी एकदम सही है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो संविधान की शुरुआत के साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया था। तो ये भी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के गठन के समय भारत के कानून मंत्री थे। तो ये चारों पॉइंट सही है अगर आपने हमारे संविधान के डिटेल पार्ट देखे होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये चारों ऑप्शन जो है अपने आप में ही सही हैं। क्योंकि जो देखिए प्रमुख भाग जो थे, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो जैसे इसमें अनुच्छेद थे कुछ हमारे, 5वां अनुच्छेद, 6वां अनुच्छेद, 7, 8, 9 है ना। उसके बाद 366, 367, 379 और भी थे, 392, उसके बाद अगर हम बात करें 393। तो इस टाइप के ये सब जो थे सभी यहाँ पर उसी समय लागू कर दिए गए थे, है ना। तो इन सब चीजों को यहाँ पर आपको याद रखना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के गठन के समय कानून मंत्री थे। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है। पॉइंट 4 खुद में ही एक क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि संविधान के गठन के समय भारत के कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के कानून मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन भारत के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य यहां पर पूछा जा रहा है। आपको सदस्य बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड पी लॉरेंस, उसके बाद आपका है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ऑप्शन बी है, देखिए लॉरेंस इसमें भी है, अलेक्जेंडर इसमें, बस यहाँ पे माउंट बेटन हो गया। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ये तो माउंट बेटन थे ही नहीं, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। आप इसको ऐसे ही हटा सकते हो। फिर आए देखिए अलेक्जेंडर, माउंट बेटन फिर इसमें आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब बच गया आपका ए और डी। तो इसका आंसर जो होने वाला है इसमें ए होने वाला है, क्योंकि लॉरेंस भी होंगे, क्रिप्स भी होंगे और अलेक्जेंडर भी होंगे। ठीक है, एलएसी आप इसको याद रख सकते हो, ये तीनों यहां पर होंगे। तो अगर हम बात करें जो कैबिनेट मिशन की बात हो रही है तो वो कब आया था? 1946 का कैबिनेट मिशन था। उस समय जो ब्रिटेन की अगर हम बात करें उसके प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। कौन थे? एटली। ये भी याद रखना है। तो एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जो है शिष्टमंडल भेजने की घोषणा करी, और इसी शिष्टमंडल को क्या बोला गया? यहां पर बोला गया कैबिनेट मिशन, इसको बोला गया। और जो उस समय हमारे इंडिया में जो सचिव थे, है ना, भारत के जो सचिव थे वो कौन थे? लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि उस समय यहाँ के सचिव कौन थे? तो लॉरेंस यहाँ के सचिव थे, जो कि मतलब जो वहां के जो आए थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, जो ये है यहाँ पर, ये उसके अध्यक्ष बन के आए थे। कौन? जो हमारा मेन अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो उसके अध्यक्ष, और ये एक जगह के और यहाँ पर मेन बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो व्यापार था हमारा, व्यापार जो था उसके भी ये अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इन तरीके से आप कर सकते हो। और जो आपके कहा गए अलेक्जेंडर जो थे, ये नेवी के ऑफिसर बोल सकते हो या फिर नौसेना के मंत्री या अधिकारी आप इनको बोल सकते हो। उस तरीके से इनको यहां पर किया गया था। इस तरीके से उनको जो है भारत के लिए शांतिपूर्ण सत्ता के लिए यहां पर भेजा गया था और ये सब चीजें खोजना था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे 3rd नंबर का प्रश्न है, और 3rd नंबर का प्रश्न यह बोल रहा है
कि किस वर्ष में जो यहाँ पर अनंतिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया था, यानी कि यहाँ पे वर्ष की बात पूछी जा रही है तो किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में यहाँ पर हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हो चुके थे, जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति बने थे, जो कि 10 साल के लिए बने थे, 52 से 62, ये भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इस समय इनका यहाँ पर ये और समाप्त हो गया था, ठीक है, ये चीजें हुए थे, क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि जो चुनाव हो गया था, चुनाव के कारण ही ये सब चीजें हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 4th नंबर का प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक है, विशेषताओं की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सबसे विस्तृत और लिखित संविधान एकदम सही है, हमारा संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, तो ये तो सही होगा। दूसरा है विभिन्न स्रोतों से प्रभावित, बिल्कुल सही है, हमने कई जगहों से लिया है, जैसे कि संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया है, प्रियम्बल लिया है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं हमने अमेरिका से ली हैं, हमारे जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाता है अमेरिका से लिया, ये सब चीजें हमने यहाँ पर ली हैं, तो ये सेकंड भी सही होगा। सबसे कठोर संविधान, ये गलत है, क्योंकि हमारा संविधान ना कठोर है, ठीक है, ना ज्यादा कठोर है ना लचीला है, ठीक है, मतलब बीच का है, वो कठोर भी है लचीला दोनों मिलके बना हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, कठोर नहीं है वो। अब बात करते हैं अमेरिका की तरह संघ की वकालत है, नहीं, ये गलत है, अमेरिका की तरह नहीं है। अब पांचवा है सरकार की संसदीय स्वरूप, एकदम सही है, सरकार की संसदीय स्वरूप है, तो इस हिसाब से सही कौन कौन हुआ आपका, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका सी वाला, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जिसमें है वो ही इसका सही आंसर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया का संविधान है वो लिखित संविधान में सबसे लंबा है, बहुत ही व्यापक है ना, और संविधान में प्रस्तावना है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर ली गई हैं, विभिन्न विभिन्न देशों से ली गई है, 1935 का जो अधिनियम था उससे भी हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर की हुई हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी का पैटर्न आजकल एमपीपीएससी फॉलो करने लगा, इस टाइप के क्वेश्चन वो आपको जरूर देगा, 1 से 2 क्वेश्चन हमको इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, और अधिकतर ये क्वेश्चन जो है आपको संविधान में ही देखने को मिलेंगे, और जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं और क्वेश्चन गलत कर दें। चलिए, ये क्या है, एग्जामिनर की दृष्टि होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे गलत जरूर करेंगे, तो हमको उनको गलत साबित करना है कि नहीं हम सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है कि भारत में संसदीय शासन की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। अब देखिए अगेन क्वेश्चन मिलता जुलता है, अब इसमें विशेषताओं की बात की जा रही है। देखिए नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारिणी की उपस्थिति बिल्कुल सही है ये। उसके बाद अगर हम बात करें बहुमत प्राप्त पार्टी का शासन है, एकदम सही, जिसको बहुमत मिलती है उसका शासन यहाँ पर होता है। विधायिका के लिए कार्यकारिणी का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एकदम सही है। और निचले संसद के विघटन की भी प्रक्रिया होती है, एकदम ये भी सही है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व यहाँ पर होता है। तो यहां पर अगर 5वें पॉइंट की बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, यहाँ पे फिक्स है कि प्रधानमंत्री भाई पीएम जो होगा हमारे देश का होगा और सीएम जो होगा हमारे राज्य का होगा। ऐसा नहीं है कि सीएम प्रधानमंत्री का कार्य कर ले, प्रधानमंत्री सीएम का कार्य कर ले, तो ये वाला पॉइंट गलत है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, नहीं, ये 5वां गलत है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे डी इसका ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 6वें नंबर का प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संघीय सुविधाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नहीं पढ़ना बहुत जरूरी है, हम नहीं को पढ़ते नहीं है और वो एग्जाम में गलत हो जाता है। शक्तियों का विभाजन, जो संसद है हमारा, जो संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता, उसके बाद है द्वि सदन या फिर अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑल इंडिया सर्विसेज ही है, आपका डी एकदम सही आंसर है। तो देखिए भारत का जो संविधान है वो सरकार की एक संघीय व्यवस्था को स्थापित करता है। मेनली संविधान क्या करता है, एक संघीय व्यवस्था को स्थापित करता है। इसमें जैसे कि सामान्यतः अगर हम बात करें 2 सरकार है तो उनकी शक्तियों का विभाजन होगा, लिखित संविधान में रहेगा, है ना, और वो कैसे कार्य करेगा ये सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन संविधान से बड़ी कुछ और एक और जो विशेषताएं हैं, जैसे संघीय विशेषताएं इसमें शामिल है, एक केंद्रीय शासन यहाँ पर शामिल है, नागरिकता जरूरी है, यहाँ पर एकल नागरिकता का यहाँ पे बात की गई है ना। राज्य के लिए राज्यपाल होता है जो कि आपका सेंट्रल से वो होता है ना, कि कभी मान लो अगर गवर्नमेंट शासन होता है तो राज्यपाल करता है, तो ये सब चीजें हैं। तो अखिल भारतीयों में जो है इसका संघीय सुविधाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है। तो 7वें नंबर की प्रश्न की बात करते हैं कि इनमें से कौन से भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में सच है।
ठीक है। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये एकदम बिल्कुल सही है। तो ये रट लो कि 1976, 1976 और इसमें था 42nd वाला। तो 4 + 2 = 6, यहां पे भी 6 आएगा तो 1976। और एक आता है यहां पर 44th, ठीक है, 44th वाला भी अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें भी आपको यहां पर याद रखना है। अगला है कि धर्म के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में यहां पे बात की जा रही है, तो ये भी एकदम सही है। अगला है कि किसी भी व्यक्ति को एक विशेष धर्म के प्रचार के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीजें भी यहां पर देखनी पड़ती हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें थर्ड वाला, तो वो भी पॉइंट सही है। बहुसंख्यक आबादी के धर्म को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होगा, ये नहीं है, ये गलत है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है। राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा, ये एकदम सही है। सभी पढ़ सकते हैं वहां, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी नहीं होगा, 1, 2, 3 और 5 होगा, क्योंकि हमारा 4th वाला गलत है। तो इन सब चीजों को यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे तो इजीली आप एग्जाम को यहां पर क्रैक कर पाओगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 8वां, बहुत ही सिंपल है कि संविधान का कौन सा संशोधन भारत में मतदाताओं की उम्र से संबंधित था, ठीक है। उम्र से संबंधित एकदम याद कर लो, 61 नंबर का जो संविधान संशोधन था, इसमें एज से रिलेटेड चीजें यहां पर की गई हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि जो भी नागरिक होगा तो 18 वर्ष से कम उम्र के नहीं होंगे, तो वो मतलब क्या कहते हैं कि था, ठीक है। तो लेकिन जो हुआ था पहले 18 था, फिर जो हुआ था यहाँ पर अगर बात करें 1989 की बात की जा रही है, तो उस समय ये क्या किया गया था कि 21 वर्ष से 18 कर दी गई थी। पहले 21 था तो 21 से घटा के 18 की थी। कब की थी? 1989 में। ये सन आपको याद रखना है, 61वां और 1989, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्या था कि 18 वर्ष से कम उम्र के नहीं हो, ठीक है, जो जाति लिंग और ये सभी के साथ उनको वोट देने का यहाँ पर अधिकार था कि कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये संविधान संशोधन जो आया, ठीक है, तो वो 21 वर्ष से घटाकर मतलब 18 तक घटाई गई थी। तो अभी भी है कि अगर आप 18 वर्ष के हो तो आप वोट डाल सकते हो। तो एमपी की बात करें तो एमपी में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है यहाँ पर, और उस समय आप लोगों ने वोटिंग भी की होगी जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है 9वें नंबर का प्रश्न। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रश्न है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा निम्नलिखित में से कौन से घटक प्रकट होते हैं, ठीक है। संविधान में शक्ति का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीनों चीजों के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि 10वां प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विचार प्रस्तावना में नहीं थे जब यह पहली बार 1949 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें जोड़ा गया था। तो देखिए, सार्वभौम, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये नहीं है, गलत है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इसको ही जोड़ा गया था, ठीक है, इसको जोड़ा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसके बारे में आपको कैसे याद रखना है। 1976 अभी हमने बताया था, 42वां संविधान संशोधन, इस समय इसमें जो है क्या क्या इस समय जोड़ा गया, ठीक है। लोकतांत्रिक, समाजवाद, समाजवादी, ये सब चीजें नहीं थे जिनको यहां पर जोड़ा गया। फिर उसके बाद बात करें जो धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड चीजें थी, तो आपको ये संविधान संशोधन ही याद रखना है। मेनली देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि क्या जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया। दूसरा कब जोड़ा गया, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट बताइए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए। और ये वीडियो जो है एक तरीके से लाइव वीडियो होती है यहाँ पर, तो आप अपने आंसर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।